हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो सर, हम लोगों ने पहले कल के क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट कर रखा था इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। ठीक है, तो लास्ट जब हम लोग वहां कर रखे थे, तो आज हम लोग को क्या करना है? आज हम लोग का उसका कुछ पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग उसको कंक्लूड कर देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कॉस्ट को भी आज स्टार्ट करेंगे। जी सर, चलिए कहां तक हो गया था ये? आई थिंक हमारा आज स्टार्ट होने वाला था एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी चीज। एक्सटर्नल वैसे चीज होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जब कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में जो अनकंट्रोलेबल पार्ट्स होता है वो एक्सटर्नल चीज होता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ चेंज हो गया, ठीक है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। हमें तो भैया वो कंप्लीट करना ही होगा, पूरा करना ही होगा, चाहे जैसे भी करे। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज हुई, उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होगा, उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? इतना जल्दी नहीं कर सकते, कर सकते बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पूरा मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं देंगे, क्योंकि ये हम लोग पुराने चैप्टर से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जब कॉस्ट में आएंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए डिस एक्सटर्नल, बाहरी इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है आपका चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। जब आपका रॉ मटेरियल आपको कम दामों में मिलने लगे, ठीक है, कम दामों में मिलने लगे, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि द एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री में रिजल्ट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ ए न्यू एंड चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एंड अदर टाइप ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जब आप एक्सपेंशन करोगे, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप देखोगे कि सारे चीज आपको बहुत कम दामों में अवेलेबल है, तब आप क्या करोगे? एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट इन ग्रेटर डिमांड ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इट। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू परचेज ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। आप इसको लार्ज स्केल में परचेज कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो। दिस रिड्यूसेस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस देयर प्राइसेस। ये क्या करेगा? अब जब आप लार्ज मतलब एक बार बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे, तो जब भी आप बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे तो इसका क्या होगा? प्राइस रिड्यूस होगा। ठीक है सर, कम लगेगा। दस द फर्म यूजिंग देयर मटेरियल्स, these materials and capital equipment will be able to get them at a lower price। तो जब इसको आप बल्क में खरीदोगे तो ये आपको कम प्राइस में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है सर? टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एक्सटर्नल इकोनॉमी मतलब क्या होगा? टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन। देखते हैं, यही होना चाहिए। व्हेन होल इंडस्ट्री एक्सपैंड्स, it may result in discovery of new technical knowledge, and in accordance with that, the use of improved and better machinery than before. This will change the technology coefficient production and will enhance the productivity of the farm industry and to reduce the cost of production। ये क्या करेगा? आपका प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा? घटा देगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। दो तरह के लेबर होते हैं, एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर मतलब वो लेबर जो कि थोड़ा ट्रेंड है, जिनको बेसिक आइडियाज है कि कैसे वो काम को करते हैं। ठीक है, पहले वो सॉरी वो काम को कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका कहां पे आ जाएगा? स्किल्ड लेबर इसको बोलते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस के तहत सब कुछ सीख करके आए हुए हैं। चलिए, when an industry expand in an area, the labor is that as well as accustomed to do the various productive process and learn a good deal from experience। एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली किसी भी काम में, अगर आप उसको बार बार कर रहे हो तो आप उस पर स्पेशलाइज्ड होगे, क्योंकि आप एक ही, हो सकता है कोई गलती को आप रिपीट कर रहे हो 2-3 बार, तो वो गलती से आप सीखते हो, तो वही चीज तो होता है एक्सपीरियंस, जो गलती को फिर आप दोबारा ना करो। ठीक है, एज ए रिजल्ट विथ द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री इन एन एरिया, अ पूल ऑफ ट्रेंड लेबर इज डेवलप्ड। ऑब्वियसली ट्रेंड लेबर क्या होगा? वहां पे डेवलप होगा, एक पुल बनेगा। ठीक है, और उससे एक फेवरेबल कंडीशन अराइज होगा, और जब फेवरेबल कंडीशन अराइज होगा मतलब कि फेवरेबल आउटपुट होगा। जब फेवरेबल आउटपुट होगा तो कॉस्ट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ग्रोथ ऑफ एन एंसिलरी इंडस्ट्रीज, क्या होगा? ग्रोथ ऑफ एन एंसिलरी इंडस्ट्री। अगर एंसिलरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो इससे क्या होगा? में स्पेशलाइज द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरी एटसेट्रा, दे कैन प्रोवाइड देम एट अ लोअर प्राइस टू द मेन इंडस्ट्री। अब ये क्या कर पाएंगी? मेन इंडस्ट्री को कम प्राइस में जो भी टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो प्रोवाइड करा पाएंगी। तो जब कम दाम में अगर मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? फर्म्स में गेट डेवलप्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग सम यूजफुल प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, तो उससे भी हमारा कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट। हाँ, दिस इज द लास्ट पॉइंट। यहां बोला है बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन बेटर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर बेटर है तो कोई भी प्रोडक्शन कभी रुक नहीं पाएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम वो मार्केट में अवेलेबल भी होगा। So the expansion of an industry resulting from entry of new firms may be possible. The development of transportation and marketing network to a great extent, and this will greatly reduce the cost of production of the firm. Similarly, communication system may be get modernized, resulting in better and speedy information. तो अगर हमको किसी रॉ मटेरियल का जरूरत है तो अभी हम ऑर्डर दिए, मेरे पास विद इन आवर पहुंच गया। अगर हमको कोई मार्केट से ऑर्डर मिला है तो हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे? जब कोई हमको ऑर्डर प्लेस किया है तो वैसे सिचुएशन में हमको प्रोडक्ट का डिलीवरी करना है, तो हम उसको बोले कि इवनिंग तक या कल सुबह तक डिलीवरी कर दे। तो ये सारा चीज किसमें दिखता है? बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज होगा तभी ये सारा चीज हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका हमारा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स के बारे में चर्चा किए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक पे, जो कि है आपका कॉस्ट। आज हम लोग मेनली कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट के बारे में बात करने वाले आज कुछ पढ़ने वाले नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडियाज लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट होता क्या है सर? कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं लागत। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज को खरीदने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन तक का हर चीज में हमें कोई ना कोई कॉस्ट बियर करना ही करना पड़ता है। तो कॉस्ट में हम लोग ये देखते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कितने तरह का कॉस्ट पढ़ेंगे? एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन सारे चीजों के बारे में। फिर उसके बाद आगे आपका शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के बारे में, शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इम्प्लीसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट का जनरली हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू, इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे, अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आप बात करो तो सिर्फ और इकोनॉमिक्स में दोनों कॉस्ट लिया जाता है, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है। सर एक बार आप बताओ कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्स को जानते हो, जो आपकी एक्स रही थी, एक्स मींस व्हाट? रही थी, बाहर की है नाउ। तो एक्सप्लिसिट को आप उससे याद रख सकते हो, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल। जहां पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का बात होगा, तो जैसे कि मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या, मेरे पास जो मशीन होना चाहिए वो पर्याप्त मशीन नहीं है। मेरे पास हो सकता है एक हमको बड़ा सा बिल्डिंग चाहिए था, लैंड चाहिए था, वो भी नहीं है। तो इन सारे चीजों को हम बाहर से क्या करेंगे? या तो कुछ समय के लिए लीज पे ले लेंगे, मशीन्स को हायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट आएंगे, ये कॉस्ट हमको बाहर वाले को देना पड़ेगा क्योंकि ये अराइज हो रहा है। तो ये सारे कॉस्ट को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कॉस्ट। तो जिन भी फैक्टर्स का हम यूज करके, जो भी फैक्टर्स है उसका यूज करके जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, वो भी दूसरे का फैक्टर्स को यूज करके, मेरा नहीं है वो दूसरे का है, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट आप बोले इंटरनल कॉस्ट। हम जैसे किसी भी प्रोडक्शन हाउस के हम मालिक है, ठीक है, सपोज दैट आई एम द ओनर। तो अगर मेरे पास लैंड की जरूरत है, ठीक है, मेरे पास मशीन्स की जरूरत है, और ये सारे चीज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर ये सारे चीज ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे तो रेंट वेंट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज
बाहर से अगर हम हायर करते तो ऑब्वियस है कि मुझे रेंट वगैरह सब कुछ देना पड़ता, हाँ सर बिल्कुल देना पड़ता। लेकिन ये इंटरनल है तो यहाँ पे तो देने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो कि कॉस्ट को तो हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे। यही बोल रहे थे हम कि अकाउंट्स में इसीलिए इंटरनल कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है और मेरे ही ये क्या बोलते हैं फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो फैक्टर्स का भी कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द बेस्ट फॉरगॉन कॉस्ट। जो देखो सपोज दैट कि आप 2 जगह पढ़ाते हो, ठीक है, सपोज दैट मैं 3 जगह पढ़ाता हूं मेरे को 3 जगह पढ़ाने की ऑफर है। एक मेरे को पढ़ाने की ऑफर है ऑनलाइन, दूसरे मेरे को पढ़ाने की ऑफर है ऑफलाइन, और तीसरे मेरे को पढ़ाने की ऑफर है स्कूल में। स्कूल, कॉलेज और ऑनलाइन याद रखो। स्कूल वाले ने मेरे को बोला कि आई विल गिव यू 20,000, कॉलेज वाले ने मेरे को बोला आई विल गिव यू 30,000, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेरे को बोला आई विल गिव यू 50,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको चूज करेंगे एज ए रैशनल? तो हम यहाँ पे जो 50,000 वाला है उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो 50,000 वाले को जब हम चूज किए दैट मीन्स हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किए। जी सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किए, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ठीक नजदीक वाला कौन सा कॉस्ट था? तो वो था सर आपका कॉलेज वाला। कॉलेज वाला इनकम आपका 30,000 का था, तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप कॉलेज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आप कॉलेज को छोड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, दैट इज योर व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और कॉस्ट बचा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, संक कॉस्ट। संक, डूबते जाना उस चीज में। ठीक है, कैसे? सपोज दैट संक कॉस्ट होता क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। शेयर मार्केट में आप क्या हो रहे हैं, लगातार आपका शेयर का वैल्यू गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, बहुत गिरते जा रहा है, लेकिन आप उस उम्मीद में उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो और रुके जा रहे हो कि आगे चल करके वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैं इसमें जो भी पैसा लगाया वो बेकार लगाया, तो दैट इज संक कॉस्ट। जब आप उस पर घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर संक कॉस्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। तो सर जो पढ़ा दिए वही सारा चीज को एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीज बता रखा है। ठीक है, चलो। Cost analysis refers to the study of behavior of a cost in relation to one or more production criteria, namely size of output, scale of operation, price of factor of production, and other relevant economic variables. In other words, cost analysis is concerned with the financial aspect of the production relation to the वही चीज दे रखा है कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, फिर कॉस्ट को जानने के लिए कि कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए साइज ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सारे रेलिवेंट चीजों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं उसी को बोलते हैं कॉस्ट का एनालिसिस करना। अब देखो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हैज टू पे प्राइसेस फॉर द फैक्टर्स। जब भी आप कोई काम करोगे तो आपको उसके लिए कुछ पे करना होगा फैक्टर्स के लिए, which he employ for production, he thus pay wages to the worker, वर्कर को वेजेस पे करना होगा, रॉ मटेरियल्स के लिए सप्लायर को पे करना होगा, फ्यूल, पावर, रेंट, बिल्डिंग को हायर किए होगे उसका पैसा, इंटरेस्ट जो बोरो किए होगे उसका पैसा, बिजनेस करने के लिए सारे चीजों को आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ऑल दिस इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट। ये सारे आपको किस चीज में काम आएंगे? प्रोडक्शन का कॉस्ट है और ये सारे चीज आपके एक तरह से अकाउंटिंग कॉस्ट है। Thus, accounting costs take care of all payments and charge made by the entrepreneur to supplier of various productive factors. ठीक है, चलो। लेकिन बात करें कि but it generally happens that the entrepreneur invests a certain amount of capital in his business. कुछ अमाउंट को, सर्टेन अमाउंट को खर्च करता है, सारा अमाउंट तो नहीं लगाएगा। If the capital invested by the entrepreneur in his business had been invested elsewhere, अगर वो अपने बिजनेस के अलावा कहीं और लगा के रखता तो उसको वहां से रिटर्न मिलता, बिल्कुल मिलता सर। तो इट वुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट और डिविडेंड, मिलता ही मिलता।
मोर ओवर एंड एंटरप्रेन्योर डिवोट द टाइम, अपना समय भी देता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। had he not set up his own business he would have sold his services to other some positive amount of money। तो वो अगर अपना बिजनेस नहीं करता तो वो अपने सर्विसेज को किसी और चीज में लगाता, ठीक है, अपना सर्विस कहीं और देता और उसके बदले वो चार्ज करता। तो thus economic cost include the normal return of money of capital invested by the entrepreneur himself in his own business। तो जब वो अपने बिजनेस में कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका नॉर्मल रिटर्न तो उसको चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। द वेजेस ऑफ द सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर, जो वेजेस है वो भी उसको नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलता है एंटरप्रेन्योर का, बट could have earned if the services had been sold anywhere somewhere else। लेकिन यही सर्विसेज अगर वो कहीं और देता तो उसके बदले में वो कुछ अर्न करता है। लाइकवाइज उसी तरह से द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर ऑल फैक्टर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर himself and employed by him in his own business are also considered a part of economic cost। तो जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर जो भी उसके फैक्टर्स वहां पे लगे हुए होते हैं वो सारे चीजों को इकोनॉमिक कॉस्ट में कंसीडर करा जाता है। Thus accounting cost relate to those costs only which involve cash payment। लेकिन अकाउंटिंग कॉस्ट का बात करें तो उसमें सिर्फ वही चीज आएंगे जो कि कैश पेमेंट होंगे बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। Economic cost consider these accounting costs. In addition, they also consider the amount of money entrepreneur could have earned if he had invested money and sold his services, own services and other factor in the next best alternative use। तो मैं आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग के टर्म्स में, ठीक है, अगर अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करें तो वहां पे सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लिया जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं लिया जाता है। अकाउंट्स में सिर्फ बोलता है कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट है हम उसी को कंसीडर करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स जो होता है तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है कि एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। मतलब इम्प्लिसिट मतलब क्या, जो भी वो एंटरप्रेन्योर है उसका जो फैक्टर्स लगा हुआ है या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सारे कॉस्ट को जब वो कंसीडर करता है तब जा करके यहाँ पे कॉस्ट निकलता है। कहां पे सर, इकोनॉमिक कॉस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो यहां दिया हुआ भी है, अकाउंटिंग कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट वेयर एज द कॉस्ट फैक्टर दैट ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी अर्निंग प्रॉफिट only when his revenue are able to cover not only his explicit cost but also implicit cost। तो तब कहा जाएगा जब एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये तब कहा जाएगा जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सर आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेस्ट फॉरगॉन जो छोड़ दिए हम, ठीक है। एक्सपेंडिचर कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, कितना खर्च हुआ है ऑन वेजेस, मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहीं पे बोलेंगे इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, जो हम छोड़ दिए हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसी that was chosen and the policy that was rejected। जो पॉलिसी हमको मतलब मान के चलो 3 फैक्टर्स मिला, 3 क्राइटेरिया हमको चूज करने का मिला था, उसमें से हमको एक को चूज किए, दैट इज तो द एग्जांपल ले लो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल इज इंटरेस्ट दैट इट कैन अर्न इन द नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ। मेरा एग्जांपल याद रखो कॉलेज वाला, वो एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कॉलेज, स्कूल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो ये एक बार आप देख लेना, ठीक है, देख लेना इसको, वैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली जो कॉस्ट अराइज हो रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। ट्रेसेबल जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, जो कि पता ही नहीं चल रहा है। नॉन ट्रेसेबल कहां से वो कॉस्ट अराइज हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं और ट्रेसेबल होते हैं, जो हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और इनट्रेसेबल होते हैं, मतलब कि नॉन ट्रेसेबल, मतलब ट्रेस हम लोग उसको कर ही नहीं सकते। फोन ट्रेस करते हैं ना, हेलो हेलो कहां बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, दैट इज ट्रेसेबल, ट्रेस कर लिए। लेकिन नॉन ट्रेसेबल, अरे इसका तो कॉल ही ट्रेस नहीं कर रहे, 30 सेकंड तक भी बात नहीं कर रहा, दैट इज नॉन ट्रेसेबल। तो कॉस्ट में भी कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। बड़ा कॉस्ट ट्रेस हो जाता है, छोटा कॉस्ट ट्रेस नहीं हो पाता, जो कि कहां चला जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में चला जाता है, ठीक है सर। चलो
पढ़ देते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर readily identified and are traceable to a particular operation or plants. Even overhead cost can be direct as to a department manufacturer. मतलब जिस चीज के बारे में हम लोग जान सकते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ट्रेसेबल कॉस्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट रेडली आइडेंटिफाइड नॉर विजिबल, ट्रेसेबल और स्पेसिफिक गुड्स सर्विसेज ऑपरेशन, जो विजिबल नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां से आ रहा है, कैसे अराइज हो रहा है, कहां चला जा रहा है, ठीक है। बट नेवरथलेस चार्ज टू द जॉब और प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉस्ट इज दैट even though not directly traceable to a product may bear functional relationship of the production and may vary with the output of the definite pay। भैया अगर ये कॉस्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है दैट मीन्स क्या, ये कॉस्ट नहीं हुआ है, हुआ है सर। तो हुआ है दैट मीन्स व्हाट, क्या करना होगा, अगर ये कॉस्ट अराइज हुआ है आपका तो ये कॉस्ट को तो आपको अल्टीमेटली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कॉस्ट हुआ है और आप नहीं दिखा रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट इन द इकोनॉमिक प्रॉफिट सिचुएशन। That's why we deal with both explicit as well as implicit cost। उसी तरीके से here we should take traceable as well as non traceable cost, मतलब direct cost and indirect cost, ठीक है। चलो next, fixed cost and variable cost। fixed cost, which cost remains same, there should be no change। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जहां पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ठीक है। जैसे कि आपको रेंट कहीं का देना हो रहा है तो आप उतना ही दोगे, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देना हो रहा है तो उतना ही दोगे, लेकिन मतलब फिक्स्ड फैक्टर रिमेन सेम, फिक्स्ड फैक्टर रिमेन सेम। लेकिन अगर बात करें वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर मतलब कौन सा फैक्टर, वो फैक्टर सर जो फैक्टर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रॉ मटेरियल्स भी बढ़ाना होगा, वैसे वैसे हमको प्रोडक्शन का कैपेसिटी भी बढ़ाना होगा, वैसे वैसे हमको थोड़ा सा लेबर और बढ़ाना होगा। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ा तो बहुत सारे कॉस्ट क्या हो गए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। whereas fixed cost remain same, fixed cost क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाइए, दैट मींस अपना प्रोडक्शन को बढ़ाइए और ज्यादा प्रॉफिट कमाइए, ठीक है। चलिए देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। फिक्स्ड और कांस्टेंट कॉस्ट आर नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट, दे डू नॉट वेरी विथ आउटपुट ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। आउटपुट में आप चेंज करो, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अब थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। दिस कॉस्ट रिक्वायर्ड अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जांपल रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डेप्रिसिएशन व्हेन टेकन एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम एंड नॉट आउटपुट। तो ये सारे चीज जो सेम रहेंगे, सेम फैक्टर, देयर इज नो चेंज, ओनली कांस्टेंट फैक्टर रहेंगे, तो ये होगा तुम्हारा फिक्स्ड फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं, fixed factor cannot be avoided, these costs are fixed so long as operations are going on। ये फिक्स रहेगा, जितना ज्यादा आप ऑपरेशन बढ़ाते जाओगे आपका वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस नहीं होगा। सर एक और थोड़ा सा बताओ ना, अगर कोई मैं मशीन लेके आता हूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। अरे बेवकूफ, जब आप मशीन लेके आ रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है, मशीन इज योर फिक्स्ड एसेट, और जब फिक्स्ड एसेट को आप बढ़ाओगे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा, और वो क्या आज भर के लिए ही बढ़ेगा, कल भर के लिए ही बढ़ेगा, परसों के लिए ही बढ़ेगा, नहीं सर, जब तक वो मशीन का लाइफ होगा तब तक वो बढ़ेगा, ठीक है। हाँ सर चलो, they can be avoided only when operations are completely closed down, we can call them inescapable or uncontrollable cost, but there are some costs which will be continue even after the ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं कि जब प्रोडक्शन हमारा नहीं भी होता है तब भी वो लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे रेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, आप काम करो चाहे नहीं करो, बंद कर दो, लॉकआउट कर दो, शट डाउन कर दो, सब कर दो, स्ट्राइक हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको देना ही देना है, देना है कि नहीं देना है, यस सर। फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टोरिंग ऑफ ओल्ड मशीन्स विच कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, पुराने मशीन्स को रखने के लिए जो कि आप मार्केट में सोल्ड नहीं कर रहे हो, तो some of the fixed costs such as cost of advertising etc are program fixed cost, discretionary expense because they depend upon the discretion of the management whether to spend on these services or not।
उसको इस सर्विसेज के लिए यूज करना है या फिर नहीं करना है, तो वो मैनेजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। सर बता दिए, कितने बार बता रहे हैं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं बस। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर फंक्शन ऑफ द आउटपुट इन द फंक्शन पीरियड। फॉर एग्जांपल वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर वेरिएबल कॉस्ट। वेजेस, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे लेबर बढ़ाना होगा, जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेजेस भी बढ़ाना होगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो आपको रॉ मटेरियल भी बढ़ाना होगा, रॉ मटेरियल को बढ़ा रहे हो तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ाना होगा। तो ये क्या करेगा, दिस कॉस्ट वेरी करेगा। ठीक है, किस पे, किस प्रोपोर्शनेट पे, आउटपुट के प्रोपोर्शन पे ये वेरी करेगा। ठीक है, चलो ये था हमारा ओवरऑल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में आपको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउटले कॉस्ट ऊपर बता चुका हूं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट बता चुका हूं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही इम्प्यूटेड कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी चीज को रिप्लेस करने का कॉस्ट क्या होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पुराना कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, इसके बारे में ब्रीफ हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन में कॉस्ट कैसे होता है, लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसे होता है। ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा। पास्ट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट, इसके बारे में भी पढ़ना है। ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल, इन सारे चीजों के बारे में, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो जैसा कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी ऊपर पता चल गया कि अकाउंटिंग कॉस्ट इज ओनली योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों को जोड़ करके निकलता है। ठीक है, चलो ये था आपका कॉस्ट का ओवरऑल ब्रीफ, जो कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए, लेकिन इसमें ब्रीफ ही नहीं, बहुत सारे चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, दैट मीन्स कि आपको देखना है इसको, है ना। चलो ठीक है, अब आज का सेशन तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सर? सरप्राइज ये है कि बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक एमसीक्यू का सीरीज लॉन्च होने वाला है, जिसमें आई विल बी द एजुकेटर ऑफ योर इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट अमित सर लेकर के आएंगे, और देखते हैं टीम के द्वारा और कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरे को दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर लीजिए बिना किसी गलती के, और किसी भी तरह का हेजिटेशन हो डायरेक्टली जो आपके स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको क्या करो, जा करके फॉलो करो। चलो थैंक यू, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।